मेरे जेठ जी एक लड़की को घर बुला लेते और मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देते और उस लड़की को कमरे में ले जाते। मैं बाहर बैठकर पहरा देती। लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब समझती थी, लेकिन मैं खामोशी से बैठी रही। मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। जेठ जी तो छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। लेडीज़ कांस्टेबल मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। ये वो औरत है जिसने अपने जेठ के साथ मैंने अपने जेठ के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैं रोती पिटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा जो अभी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वो मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी चुप कर झूठी औरत एक तो कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मतदान आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। न जाने वह औरत थी या कोई जंगली जानवर। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज़ पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वो भी 5 फुट 7 इंच की भारी भरकम औरत। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ कर रखा था। वो दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया था, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। इतनी जिल्लत रुसवाई का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जब लोग मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे, कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा भला कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगर है इसका, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। ऊपर वाला माफ़ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझन में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र थी। मैं अपने जेठ से मोहब्बत करती थी, मगर जीते जी उसने मेरा सुकून छीन लिया, और अब मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। मेरा जेठ बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी, लेकिन यह इंसान किस कदर बुरा था यह सिर्फ मैं ही जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी धाक बैठाना चाहता था। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। यह सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी इसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि तुम ससुराल में मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को नसीहत करके भेज दे और यह कह दे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो भी करे, कुछ भी यहाँ आकर मत बताना, तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने की और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। मेरे पति ने ही मेरे साथ बहुत मारपीट की। मुझे बदकिरदार बीवी समझते हैं। मुझ पर भरपूर जुल्म किया। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ बेड पर लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, मेरे जेठ जी थे। मेरे जेठ जी की पत्नी 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। शादी के 6 महीने बाद ही तुरंत यह हादसा हो गया था। घर में सिर्फ मेरे पति और मेरे जेठ जी ही रहा करते थे। वह मेरे पास आए। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और पति नशे में धुत सोया हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने जख्मों को छुपा लूँगी। फिर पहली रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो जेठ जी ने आहिस्ता से कहा कि सोनल, घबराओ मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। विक्रम बीच में 5 घंटे से पहले नहीं उठेगा। मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दो। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 30 साल का नौजवान मर्द खड़ा था। उसकी आंखों पर, चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से भरा चेहरा देखा
तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वह फौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो सोनल, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। इंसान नशे में होश में नहीं रहता। ऊपर वाले से ही अब दुआ है कि वो उसे सुधार दे। आप जख्मों पर यह दवा लगा लें और कपड़े बदल लेना। जब विक्रम का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। मैंने खामोशी से जेठ जी के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने लग के लिए जब पानी चेहरे पर डाला, ऐसा लगा जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। इतनी जलन थी कि चीखें ही निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 5 बेटी और बेटा पैदा होने से माँ को पत्थर का बना दिया था। बाबा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी यही बातें बताई। मेरा रिश्ता भी बाबा ने ही देखा था और आज वो लोग मुझे शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की जागीर थी। वो मुझे ज़िंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद जेठ जी हल्दी वाला दूध लेकर आए, जिसे पीकर मैं फर्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे सो गई। नींद सूली पर आ जाती है। मैं तो वैसे भी रात भर की जगी हुई थी और मुझे भी पता नहीं चला था, पर अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा तो पति मेरे ऊपर झुका हुआ था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज़ देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं घबराकर पीछे हो गई। यह सब किसने किया? पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छुआ। वो रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर रात वाली शक्ति कहीं भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। यह मुझे बाद में पता चला था। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था, और नशे की हालात में इस पर जुनून सवार हो जाता था। वो किसी को नहीं बख्शता था, लेकिन नशा उतरने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत में कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। उस वक्त पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और उस दौरान वो मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरे खूब प्यार भी की। वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं। जब पति नशा करता तब तक मेरा जिस्म के कहर का शिकार बनता था। अक्सर जेठ जी मुझे पति के जुल्म से बचाता था। आखिर कब तक मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। जेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे। उसमें हमदर्दी और इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी राजी नहीं था और अपने भाई से इस रवैये से नफरत करते थे। मेरे जेठ जी नशे से कोसों दूर रहते थे और सबकी इज्जत करते थे। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे जेठ जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हज़ारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। वह कमाता भी कम था, जितना कमाता नशे में उड़ा देता, जबकि जेठ जी अच्छा खासा कमाते थे। उसी के पैसों से घर का खर्चा चल रहा था। शादी के 4 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और जेठ दोनों बहुत खुश थे। पति की यह खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह होश में होता। जेठ जी मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते थे। मुझे घर के काम भी नहीं करने देते थे। कभी कभी बाहर से ही खाना ले आते, खुद बर्तन धो देते थे, मेरे लिए फ्रूट लाते। जेठ को देख कर मुझे हसरत होने लगी थी कि काश मेरा जेठ जी ही मेरा पति होते। पर होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। वह तो मेरी सोच थी। जेठ जी जैसा पति मुझे अब नहीं मिल सकता था और ना ही मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो ये भी न देखता कि मैं किस हालात से हूँ। वो मारना पीटना शुरू कर देता। जेठ जी घर पर होते तो मुझे बचा लेते, और जिस दिन घर पर ना होते उस दिन मेरी जान पर बन आती। मेरी रक्षा करने वाला एक जेठ जी ही थे, जो मुझे मेरे ही पति से बचाते थे। और फिर शादी के 1 साल जो मैंने इन तकलीफ़ों से गुजारे थे, उसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं डर चुकी थी कि कहीं मेरा पति बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचाए, या बेटियों की वजह से मैं उसके जमकर निशाना न बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी माँ ने बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार होती थी। मैं अस्पताल में थी, यही सोच रही थी। तभी मेरे जेठ जी दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहे थे। वह कह रहे थे कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही जेठ जी को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहाँ से गायब कर दो। वो बच्चियों को सुनकर नाराज़ था। इस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी।
मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आ पाए, वो मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कभी कभी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती है। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनके हाथों ही मारे गए। यह खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरे बच्चों ने दुनिया में आते ही यतीम हो गई थी। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। पर मैं शुक्र कर रही थी उस ऊपर वाले का, ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई थी। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा। मेरे जेठ जी ने मेरी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो हमें किसी चीज़ की कमी न आने देते थे। मैं खुश थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। जेठ जी मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करते जैसे ये इनकी ही बच्चियां हैं। वह खाली वक्त उनसे खूब खेलते। वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया। उस 1 साल में मैं एक बार भी नहीं रोई। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने जेठ जी को हमारा सहारा बना रखा था, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब जेठ जी शादी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। यह सोचकर दिमाग में ख्याल आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी कि जेठ जी मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जेठ ने कहा कि वह शादी करना चाहते हैं। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उनके दिमाग में मेरा ख्याल आया हुआ है। पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैंने पति के बाद जेठ के साथ 3 साल गुजार दिए। उसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे उस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर जेठ जी के चेहरे पर खुशी देखकर मजबूर हुई। मुझे भी दर्द निकाल कर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशर्म भी ना थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वो भी 2 बच्चों की माँ से। किस मुंह से कहती जेठ ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं जेठ की खुशी के लिए मोहल्ले की एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेने पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जेठ जी अचानक पागल क्यों हो गए थे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ सोनल जाग उठती, जिसका फर्ज अपने जेठ का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। जेठ का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे जेठ जी बहुत खुश थे। इस खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग करवाई। मैं सारा वक्त यही सोचती रही कि जेठ जी की शादी हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। अक्सर ये सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो जाता था। जेठ जी मुझे परेशान देखकर कहते कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसा ही ख्याल रखूंगा। एक दिन जेठ जी घर पर ही थे। उसने अपने कमरे के अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गए। वो जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जेठ जी गए और जब वापस आए तो उनके साथ उनकी मंगेतर थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा, सोनल, आज का दिन यह मेरे साथ गुजारेगी। आप ये पैसे रख लो, कुछ चाहिए हो तो बता देना। जेठ ने मुझे कुछ पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चले गए। पहले तो मुझे मेरी ज़मीर ने इजाज़त न दी कि बिना शादी के साथ रहना लोगों का काम नहीं है, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही जेठ जी पर चल रहा था। ऊपर से इससे पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमाकर सारी कसर पूरी कर दी थी, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि उस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझे मेरे जेठ जी से छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि मेरे जेठ जी बहुत शरीफ थे। फिर वो शादी से पहले अपनी मंगेतर से ऐसा ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकते हैं? और फिर वो कैसी बेबाक और बेशर्म लड़की है जो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती है। वक्त गुजरता गया और यह सिलसिला शुरू हो गया। जेठ जी को साथ लेकर घुमाने फिराने चली जाती। जेठ जी अभी भी मुझसे और बच्चों से इतना ही लगाव रखते थे, पर मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो लड़की जेठ जी के साथ जी रही थी। 1 साल कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। अब जेठ जी की मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी। वह अक्सर आती तो जेठ जी घर पर न मिलते। जेठ जी अब उनसे उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक दिन वह लड़की आई तो दोनों ही खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई।
तकरीबन महीने बाद वो लड़की फिर आई और जेठ के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों में अनबन हो गई थी। उसमें मेरा फ़ायदा था। दोपहर का वक्त था, जाने कैसी मेरी आंख लग गई। मैं उठी तो सोचा जाकर देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का एक टुकड़ा जेठ के सीने में घुसा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैंने भागकर टुकड़ा निकालना चाहा, मगर मेरे हाथ पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वो लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो रोने लग गई और कहने लगी, सोनल ने शानी का कत्ल कर दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अब मैं सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को कोस रही थी, जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसपी के पास ले गई। और वहाँ भी मैं पुलिस ऑफिसर को देखकर हैरान रह गई। वो भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान परेशान था। वो मेरा दूर का रिश्तेदार था, जो भले वक्तों में मुझसे मोहब्बत का दावा करता था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। वह बोला, आप यहाँ पर। बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसे देखते ही खूब ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी, बल्कि इसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। उसने जेठ जी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक जेठ जी की मौत को 2 घंटे गुजर चुके थे। उसके हाथ में उसके मंगेतर का बाल था। उसने ही जेठ जी का कत्ल किया था, क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि जेठ जी उसका इस्तेमाल करके शादी से इनकार कर दिया था। वो खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैं अपना सब कुछ उस पर वार दिया और ख़ुद को पूरे तौर पर ख़ुद को उसके हवाले कर दिया था, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जाने उसने गलत किया था या सही किया था, पर मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया था। मैं रिहा होकर अभी बच्चों के पास आ गई। जेठ जी भी नहीं रहे थे। अकेली औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कुछ महीने बाद मुझे वही पुलिस ऑफिसर जो मेरे रिश्तेदार था मुझसे मिलने आया और उसने जैसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली थी। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे, तो मैं इनकार कैसे करती। हर मुश्किल के बाद आसानी होती ज़रूर है। आज समझ में आ गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में।